This is part 3 of the video on classical theory of employment. In first part of the video, you will find introduction of classical theory of employment, main theme of classical theory of employment, types of unemployment associated with full employment, assumptions of classical theory of employment, classical model, production function, labor market, capital market, flexibility of prices. In the second part of the video, you will find explanation of classical theory of employment, determination of equilibrium, effect of shift in production function, effect of shift in labor supply, effect of shift in money supply. In this video, in the third part, we will discuss Say's law of market, implications of classical theory of employment, the Great Economic Depression of 1930s, and criticism of classical theory of employment. First is the Say's law of market. In explanation of classical theory, this is fifth point. Classical theory is based on Say's law of market. Jean-Baptiste Say was a liberal French economist and businessman who argued in favor of competition, free trade, and lifting restraints on business. He is best known for Say's law of markets, which states that supply creates its own demand. दिस इज सेज लॉ कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड अपने आप पैदा कर लेती है. कैसे कर लेती है? से स्टेट्स दैट पीपल स्पेंड देयर एंटायर इनकम, सारी इनकम लोग स्पेंड करते हैं, बिकॉज मनी एक्ट्स ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दस द एक्सपेंडिचर क्रिएट्स डिमांड एट पर सप्लाई. तो जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उससे डिमांड के बराबर सप्लाई जनरेट हो जाती है. एंड फुल एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स इन द मार्केट एट इक्विलिब्रियम, और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी रहती है. इसको हम डिटेल में समझते हैं. व्हाट इज सेज लॉ ऑफ मार्केट. This is suppose प्रोडक्शन. सपोज करो कंट्री में 100 का प्रोडक्शन हुआ. यू कैन से प्रोडक्शन और सप्लाई. 100 की सप्लाई हुई तो इससे क्या हुआ, जितनी लोग सप्लाई हुई आउटपुट हुआ उतनी ही लोगों को इनकम हुई. बिकॉज प्रोडक्शन जो है ये रियल टर्म्स में है, कमोडिटी टर्म्स में है, ये मनी टर्म्स में है. जैसे सपोज करो ये पेन है, अगर हम कहें कि ये पेन पैदा हुआ तो वो यहाँ पर आ जाएगा इन रियल सेंस, इन प्रोडक्शन टर्म्स. अगर हम कहें इसकी वैल्यू 10 रुपये का आउटपुट हुआ तो ये यहाँ पर आ जाएगा कि 10 रुपये के बराबर आउटपुट हुआ. तो जो आउटपुट है वो फिजिकल टर्म में है, रियल कमोडिटी टर्म्स में है, और जो इनकम है वो मनी टर्म्स में है. क्योंकि जितना आउटपुट होता है, जैसे हम माइक्रो में प्रोडक्शन फंक्शन देखें, जैसे हम लिखते हैं आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योर. तो जितना प्रोडक्शन होता है वो इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इसको मिलता है लैंड को रेंट, लेबर को मिलता है वेज, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट.
इसलिए जितनी फैक्टर्स को इनकम हुई उसी को हम कहते हैं कि आउटपुट हुआ। तो जितना ये आउटपुट हुआ, जितनी ये इनकम हुई लोगों को, ये सारी की सारी इनकम लोग स्पेंड कर जाएंगे, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। सारी इनकम लोग खर्च जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लासिकल की अजम्पशन है मनी एक्ट्स ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि क्लासिकल के अकॉर्डिंग जो मनी है उसका एक ही काम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसलिए सारे का सारा पैसा लोग खर्च जाएंगे। जब सारे का सारा पैसा लोग खर्चेंगे तो मार्केट में जो डिमांड है वो जनरेट हो जाएगी, क्योंकि डिमांड पैदा हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कि जो सप्लाई है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो इसमें क्या होगा, जितना आउटपुट पैदा हुआ वो सारे का सारा सेल हो जाएगा। तो क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग, से के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग कभी भी इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट ही बनी रहेगी। और अगर कभी हमारे पास सपोज एक्स्ट्रा लेबर हो, सपोज हमारे पास एक्स्ट्रा लेबर हो, अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज हों, तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग हम सप्लाई को बढ़ाकर उन अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज हों, तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग उन रिसोर्सेज को हम काम पर लगाएं। तो जब वो रिसोर्सेज को हम काम पर लगाएंगे, सपोज रिसोर्सेज को काम पर लगाने से हमने 20 आउटपुट और जनरेट कर लिया और पैदा कर लिया, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग इस आउटपुट को पैदा करो, इसके सेल होने की चिंता मत करो, क्योंकि सप्लाई ने अपनी डिमांड अपने आप क्रिएट कर लेनी है। क्योंकि जैसे ही हम 20 का और आउटपुट पैदा करेंगे, 20 और इनकम जनरेट हो जाएगी फैक्टर्स को, इस 20 का खर्चा और करेंगे लोग, तो 20 की डिमांड और पैदा हो जाएगी। तो इसको क्लासिकल कहते हैं कि अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज पे फॉर इटसेल्फ, कि जो अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज हैं वो अपनी जो पेमेंट है, इनकम है, वो अपने आप ही निकाल लेंगे, क्योंकि जितना वो आउटपुट पैदा करेंगे वो सारे का सारा सेल हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, अपने आप इकॉनमी चलती रहेगी। तो यहाँ पर क्लासिकल वालों ने ये कहा है कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना चाहते हो तो सप्लाई बढ़ाकर कर सकते हैं। और जो मेन फंक्शन यहाँ पे, मेन अजम्पशन यूज़ हुई है वो हुई है कि लोग अपनी सारी इनकम स्पेंड करते हैं, बिकॉज मनी इज़ अ वेल, मनी एक्ट्स ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये है सेज लॉ। तो इसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेज लॉ, नाउ वी विल डिस्कस implications ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के क्या नतीजे निकलते हैं, क्या इनके मेन पॉइंट्स निकलते हैं। फर्स्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट इज द नॉर्मल फीचर ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकॉनमी। ये इनकी डेफिनेशन ही है कि हमेशा एक फ्री एंटरप्राइज इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी रहेगी। सेकंड इम्प्लीकेशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जो लोग करंट मार्केट वेज रेट के ऊपर काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल जाएगा। थर्ड इम्प्लीकेशन है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन देयर कैन बी फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, टेक्निकल, सीजनल, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट्स हो सकती हैं। ये हमने
क्लासिकल चैप्टर को स्टार्ट करने में ही डिस्कस किया है। वीडियो 1 में इन सब के मीनिंग्स बताए हैं। The fourth implication is equilibrium is possible under full employment situation alone। तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में ही होगा, क्योंकि जैसे हमने सेल्स लॉ को देखा, कभी भी जो सरप्लस है वो नहीं बचेगा, प्रोडक्शन सारे का सारा सेल हो जाएगा। इसलिए जनरल अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है। जनरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स पूरी कंट्री लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, लार्ज स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, मैक्रो लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जनरल ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। जनरल ओवर प्रोडक्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हमने ओवर प्रोडक्शन हम किसको कहते हैं? ओवर प्रोडक्शन हम कहते हैं सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग और से के अकॉर्डिंग ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा जो सप्लाई है वो अपने आप अपनी डिमांड जनरेट कर लेगी, और हमेशा जो डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल रहेगी। इसलिए ओवर प्रोडक्शन कभी नहीं हो सकता मैक्रो लेवल पर, एग्रीगेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, जनरल लेवल पर। पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट और पार्शियल ओवर प्रोडक्शन ये हो सकते हैं। पार्शियल मतलब थोड़े एरिया में आ गया वो अनएम्प्लॉयमेंट, थोड़े सेक्टर में आया, किसी एक इंडस्ट्री में आ गया, किसी एक जग मार्केट में आ गया, किसी एक प्रोडक्ट का ओवर प्रोडक्शन हो गया, किसी एक प्रोडक्ट की मार्केट में ओवर प्रोडक्शन हो गया। थोड़ा बहुत थोड़े समय के लिए हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए और ओवर प्रोडक्शन हो जाए, बट वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक नहीं होगा, वो थोड़े समय के लिए ही होगा, और वो अपने आप ही रिमूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कट इन मनी वेज। जैसे पिगू ने सुजेस्ट किया है कि मनी वेज कट हो जाएंगे, तो मनी वेज कट करके हम अपने आप ही जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसको अचीव कर सकते हैं। मनी वेज कट हो जाएंगे क्योंकि जो वेज हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, इनको हम ज़रूरत पड़ने पर ये बढ़ जाएंगे, ज़रूरत पड़ने पर ये कम हो जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। ये मार्केट में अपने आप डिसाइड हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। लेसेस फेयर पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए क्लासिकल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो क्लासिकल का लॉ है, उस क्लासिकल की जो थ्योरी है वो सेल के लॉ के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, क्योंकि लोग अपनी सारी इनकम खर्च करते हैं, क्योंकि मनी का एक ही काम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ये हमेशा बराबर रहते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हमने क्लासिकल में देखा, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। दीज आर सम implications of classical theory of employment. Next is the criticism of classical theory of employment. अब ये क्रिटिसिज्म को पढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, अगर हम क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स देखें तो आपको ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट में केन्स दिखेंगे। केन्स मेन इकोनॉमिस्ट है जिसने क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। केन्स 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 केन्स। तो ये केन्स कौन हैं और इन्होंने क्यों क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, क्या इसमें प्रॉब्लम देखी केन्स ने? This is about Keynes. John Maynard Keynes was a British economist whose ideas
फंडामेंटली चेंज्ड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक रिवाइवल हुआ एंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट्स। Originally trained in mathematics, he built on and greatly refined earlier work on the causes of business cycles and was one of the most influential economists of the 20th century. During the Great Depression of 1930s, तो ये ग्रेट डिप्रेशन क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। केन्स spearheaded a revolution in economic thinking। तो ग्रेट डिप्रेशन के बेस पे केन्स ने क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज करके केन्सियन इकोनॉमिक्स दी और इसी को एक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। चैलेंजिंग द आइडियाज ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, न्यू क्लासिकल को उसने चैलेंज किया, क्लासिकल को चैलेंज किया। दैट हेल्ड फ्री मार्केट वुड इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म ऑटोमेटिकली प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो उनकी विचार थी क्लासिकल की कि फ्री मार्केट में ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, वेट करो। एज लॉन्ग एज, क्यों आ जाएगा? क्योंकि एज लॉन्ग एज वर्कर्स वर फ्लेक्सिबल इन देयर वेज डिमांड्स, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो अपने आप ही लो वेज को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये क्लासिकल थिंकिंग थी। तो इस क्लासिकल थिंकिंग को केन्स ने चैलेंज किया बिकॉज ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन। Keynes argued that aggregate demand, total spending in the economy, that is aggregate demand, determined overall level of economic activity। तो जो डिमांड है वो ही डिटरमिन करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, नॉट सप्लाई। एंड दैट inadequate aggregate demand could lead to prolonged periods of high unemployment। और अगर डिमांड कम हो जाए, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि से के लॉ में तो डिमांड कम नहीं है, क्योंकि से ने कहा सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, क्योंकि लोग अपनी सारी इनकम खर्च कर लेंगे। पर अगर लोग अपनी सारी इनकम खर्च ना करें, सपोज लोग कुछ पैसे सेव कर लें, सपोज लोगों ने 20 रुपीज सेव कर लिए, इसको हम आइडियल सेविंग कहते हैं कि लोगों ने ना तो इसको इन्वेस्ट किया और ना ही इसको खर्च किया। तो अगर हम ये पहले वाला लगाएं 20-20 छोड़ दें तो यहाँ पर डिमांड बचेगी, एक्सपेंडिचर होगा 80 का, डिमांड होगी 80 की। तो 100 आउटपुट पैदा हुआ बट सेल होगा 80, क्योंकि 20 रुपीज़ लोगों ने बचा लिए, तो 20 आउटपुट यहाँ बच जाएगा। इसलिए डिमांड के कम होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पैदा होगी, ओवर प्रोडक्शन पैदा होगी। ये केन्स ने हाईलाइट किया कि अगर डिमांड इनएडिक्वेट है तो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो सकती है, और हुई। केन्स एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। तो फिर केन्स ने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, डिप्रेशन की सिचुएशन आती है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होती, तो गवर्नमेंट को इंटरफियर करना चाहिए थ्रू फिस्कल पॉलिसी एंड थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी टू मिटिगेट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशंस एंड डिप्रेशंस। इकोनॉमिक रिसेशन, डिप्रेशन के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए। तो केन्स ने ये जो सारे अपने विचार दिए, ही डिटेल्ड दीज आइडियाज इन हिज मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस हम कहते हैं द बेस्ट वर्क दैट अ राइटर हैज़ प्रोड्यूस्ड, उसको टेक्निकल टर्म है मैग्नम ओपस। तो केन्स ने अपना जो बेस्ट वर्क दिया, एक बुक लिखी जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जनरल थ्योरी भी कहते हैं। 1936 में ये बुक आई। तो इसमें केन्स ने सारा बताया कि डिप्रेशन के टाइम, जो ग्रेट डिप्रेशन था 30s का, ये क्यों आया और क्लासिकल इकोनॉमिक्स के इसको क्यों सॉल्व नहीं कर पाई। तो ये सारा कुछ बेस है केन्जियन रेवोल्यूशन का, केन्जियन इकोनॉमिक्स का, और इसी के साथ जो क्लासिकल थ्योरी है उसकी क्रिटिसिज्म हुई। तो अगर ग्रेट डिप्रेशन के बारे में हम थोड़ी सी और बात करें, क्योंकि जो ग्रेट डिप्रेशन है
इसने पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को चेंज कर दिया। तो ये न्यूज़पेपर है इकोनॉमिक टाइम्स। इसमें अक्टूबर 2017 में संडे का न्यूज़पेपर है, जो लास्ट संडे का अक्टूबर 2017 का, उसमें ये एक ब्रीफ इन्होंने पॉइंट्स दिए। मार्केट क्रैश ऑफ 1929, जिसमें इन्होंने बताया कि ग्रेट डिप्रेशन क्या था, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए ऑफ द इकोनॉमिक डाउनटर्न। नाउ दैट वाज द डे October 25, 1929. It was Thursday, and this is known as Black Thursday. In the New York Stock Exchange, NYSE, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटलाइजेशन होती है, कैपिटल मार्केट है। यहाँ पे लोग अपने शेयर मार्केट में बेचते खरीदते हैं। सा नियरली 13 मिलियन शेयर्स, 13 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़ 30 लाख शेयर्स बीइंग सोल्ड इन पैनिक सेलिंग। तो लोगों ने जो शेयर हैं वो सेल करने शुरू किए। 5 days लेटर, 5 दिन बाद, ब्लैक ट्यूसडे सॉ इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग 16 मिलियन शेयर्स। तो देखो थोड़े ही दिनों में अराउंड 5-6 days में 13 + 16 29 मिलियन शेयर्स जो हैं वो सेल हो गए। 2 करोड़ 90 लाख शेयर्स सेल हो गए। इन द आफ्टरमैथ द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ड स्पाइरल्ड डाउनवर्ड। तो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ड है वो स्पाइरल्ड डाउनवर्ड मीन्स ऐसे करके डाउन आना शुरू हो गया। इनटू ग्रेट डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में आ गई इकॉनमी। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ फैक्ट दिए हैं इस ग्रेट डिप्रेशन के। ड्यूरिंग द रोरिंग 1920s, रोरिंग मतलब बहुत तेजी से, 1920s की अगर हम बात करें, अमेरिकाज इकॉनमी ग्रू 42%। तो अमेरिका की इकॉनमी बहुत ऊपर जा रही थी। द मॉडर्न ऑटो एंड एयरलाइन इंडस्ट्रीज वर बॉर्न। ऑटो इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री ये स्टार्ट हो रही थी। द यूएस विक्ट्री इन वर्ल्ड वार 1, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुई उसमें यूएसए की विक्ट्री हुई थी। गेव द कंट्री इट्स फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ए ग्लोबल पावर। तो पहली बार जो अमेरिका है, यूएसए, वो ग्लोबल पावर के तौर पे आया जब उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार जीती। फ्रॉम 1922 अनटिल राइट बिफोर द क्रैश, 22 से लेके हम 1929 तक की बात करें अगर, क्रैश से इमीडिएटली पहले, द स्टॉक मार्केट वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 218%। जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो बहुत ही राइज की, 218%, अराउंड 20% अ ईयर फॉर 7 years। तो बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ थी वो हुई। ये डिप्रेशन से पहले की बात दिखा रहे हैं हम। बट अचानक क्या हुआ, ऑन October 29, 1929 शेयर्स वर ट्रेडेड एज पैनिक सेलिंग। तो लोगों को पैनिक क्रिएट हो गया, लोग फटाफट शेयर्स को सेल करने लग गए। लोगों को लगा कि शेयर का प्राइस कम हो जाएगा, इसलिए इसको बेच दो, सेल कर दो। ये शेयर क्या होते हैं, कैसे काम आते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ शेयर के बारे में। जैसे सपोज कोई कंपनी है, उस कंपनी की जो वैल्यू है वो सपोज 1000 है। तो इसने अपने शेयर सेल किए। शेयर का मतलब है हिस्सा। इसकी जो शेयर प्राइस है वो सपोज है ₹10।
हमने सपोज इनके 3 शेयर्स बाय कर लिए। तो 3 शेयर्स बाय करने का मतलब क्या है, जो लोग हैं, जो आप हो, और ये कंपनी है, फर्म है, आप कंपनी को 30 रुपीज दे दोगे और बदले में कंपनी आपको क्या देगी, शेयर देगी। शेयर का क्या मतलब है, एक पेपर होगा जिस पे लिखा होगा कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो। शेयर होल्डर मीन्स हिस्सेदार हो। तो जैसे टोटल कंपनी की वैल्यू है 1000 रुपये, आपने 30 रुपीज़ कंपनी में हिस्सा डाल दिया। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालें, 1000 का 30 कितने परसेंट हुआ, 30/1000 इंटू 100, ये हमारा बन गया 3%। तो जब आपने 30 रुपीज़ कंपनी को दिए, उसके शेयर बाय किए, तो कंपनी में आपका 3% शेयर हो गया। तो जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट होगा, सपोज करो कंपनी को 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आपका जो हिस्सा है 3%, 200 में से 3% प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो 200 का अगर हम 3% करें इंटू 3/100, तो 6 रुपीज़ आपको मिलेंगे। कंपनी जो है आपको प्रॉफिट देगी 6 रुपीज़, क्योंकि आप कंपनी के 3% शेयर होल्डर हो। तो अगर कंपनी को कोई फ़ायदा होता है तो 3% आपको भी फ़ायदा होगा। अगर कंपनी को सपोज लॉस होता है, मान लो 200 रुपये का लॉस हो गया, तो आपको भी 3% के हिसाब से लॉस होगा। इसी तरह मतलब ये शेयर मार्केट जो है वो काम करती है। इसके बारे में हम डिमांड थ्योरी है टॉबिन की, उसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही। तो यहाँ मैंने आपको ब्रीफ मीनिंग दिखाया है कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है। तो जब यहाँ पर लोगों को लगा कि कंपनी, जिस कंपनी के भी उन्होंने शेयर लिए, लोगों को लगा कि उस कंपनी की वैल्यू कम हो जाएगी, उस कंपनी की वैल्यू कम हो जाएगी तो वो कंपनी लॉस में जाएगी। अगर वो कंपनी लॉस में गई, उस कंपनी की जितनी वैल्यू कम हुई, उतने हमारा जितना हिस्सा है उस कंपनी में, उतने परसेंट हमें भी लॉस होगा। इसलिए इससे पहले कि और लॉस हो, कंपनी के शेयर जो हैं वो सेल कर दो, बेच दो। जितने पैसे मिलेंगे उतने ही बहुत हैं। अगर हम नहीं बेचेंगे तो आने वाले टाइम में ये कंपनी और डूब जाएगी और हमारे शेयर की वैल्यू और कम हो जाएगी और हमें और ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए इससे पहले कि हमें ज़्यादा लॉस हो, कम लॉस पर ही हम अपने शेयर को सेल कर दें। तो अचानक, सोचा नहीं था यूएसए मार्केट ने, अचानक क्या हुआ, 2-4 दिन में ही जैसे हमने देखा, कितने ही शेयर्स जो हैं वो लोगों ने सेल कर दिए। 29 मिलियन शेयर्स लोगों ने सेल कर दिए। बल्कि सम स्टॉक्स हैड नो बायर्स एट एनी प्राइस। स्टॉक्स मतलब शेयर्स, कई शेयर्स तो ऐसे थे जिनको खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। क्योंकि अगर आप शेयर सेल कर रहे हो तो सेल तभी करोगे अगर कोई खरीदेगा। अगर जो बंदा भी खरीदेगा वो यही सोच के खरीदेगा कि कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो क्यों खरीदेगा जब उसको भी पता है कि कंपनी की वैल्यू कम हो रही है। इसलिए कोई बायर ही नहीं था। दीज वर नोन एज एयर पॉकेट्स। तो शेयर मार्केट की जो टर्म है एयर पॉकेट, खाली पॉकेट्स हो गई, क्योंकि कोई शेयर खरीदने को ही तैयार नहीं। इन द फर्स्ट हाफ आवर, पहले आधे घंटे में ही अराउंड 32,59,800 शेयर्स वर ट्रेडेड।
तो इतने शेयर लोगों ने सेल कर दिए हाफ एन आवर के बीच में एकदम। सून $30 बिलियन, 1 बिलियन जो है वो 100 करोड़ रुपए का होता है, तो 30 बिलियन के साथ अगर हम 2 जीरो और लगा दें, इट मीन्स 3000 करोड़ डॉलर का लॉस हुआ। दिस वॉज मोर देन ट्वाइस द यूएस नेशनल डेट, तो इतनी ज़्यादा ये वैल्यू अमाउंट था। दिस वॉज द वर्स्ट स्टॉक मार्केट क्रैश इन यूएस हिस्ट्री, इतना जो डाउन ट्रेंड है कभी पहले नहीं आया। व्हेन बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर लॉस्ट, वाइपिंग आउट थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, कितने ही जो इन्वेस्टर्स हैं उनके काम बंद हो गए। इन द आफ्टरमैथ ऑफ ब्लैक ट्यूसडे, अमेरिका एंड द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, अमेरिका भी और बाकी भी जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था, जैसे हम यूरोप की भी बात करें, स्कूल की बुक्स में है, एनसीईआरटी की बुक्स में, 9th क्लास की बुक में जर्मनी के ऊपर इसका इफेक्ट दिखाया है। स्पायरल्ड डाउनवर्ड इनटू द ग्रेट डिप्रेशन, तो जितने भी ये डेवलप रीजन थे वो सारे डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि जब अमेरिका डिप्रेशन में आ गया, जो जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज अमेरिका के ऊपर डिपेंड थी, अमेरिका के साथ ट्रेड करती थी, वो सारी की सारी डिप्रेशन में आ गई। The Great Depression lasted from 1929 to 1939, तो उसके जो फैक्ट्स हैं वो इतनी देर तक रहे। एंड वॉज द वर्स्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न इन हिस्ट्री। बाय 1933, एक साल में अगर हम देखें, when the depression reached its lowest point, some 15 million Americans were unemployed. 1,50,00,000 people unemployed हो गए, and nearly half the country's banks had failed. कंट्री के लगभग आधे बैंक फेल हो गए। In 1930, 12 million people were out of work. तो देखो जनरल अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, 1,20,00,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। एवरी डे 12,000 पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स डेली, 12,000 लोग अपनी जॉब खो बैठते थे क्योंकि कंपनी बंद हो जाती थी, फैक्ट्री चलती नहीं थी क्योंकि पैसा नहीं था। एंड 20,000 कंपनीज वेंट बैंकरप्ट, 20,000 कंपनियां बैंकरप्ट हो गई, जिसको हम कहते हैं कि दिवालिया निकल गया, कि वो बैंक से लोन ले लिए उन्होंने कंपनियों ने, पर वो लोन वापस करने की कैपेसिटी में नहीं है। ऐसी 20,000 कंपनी अराउंड थी उस टाइम, एंड अराउंड 23,000 पीपल कमिटेड सुसाइड, तो लगभग 23,000 लोगों ने सुसाइड कर लिया, मर गए, बिकॉज ऑफ द लॉस इन दिस डिप्रेशन। In 1932, Franklin D. Roosevelt won the presidential elections, after which he passed legislation that aimed to stabilize, देखो, aims to stabilize industrial and agricultural production and stimulate recovery। तो जब ये 1932 में रूजवेल्ट प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने फिर इंटरफियर किया, जैसे क्लासिकल कहते हैं कि नो इंटरफियर ऑफ द गवर्नमेंट, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरफियर किया, गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन पास किए इंडस्ट्रियल को, एग्रीकल्चर को बचाने के लिए। ही क्रिएटेड द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जैसे 1935 में इंडिया में भी आरबीआई बना, तो यहाँ पे इनका जो आरबीआई है, जिसको हम कहते हैं फेडरल रिजर्व बैंक, तो ऐसी चीज़ें शुरू हुई, गवर्नमेंट ने इंटरफियर करना शुरू किया। टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स अकाउंट्स एंड द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बनाया, टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, ताकि मार्केट को रेगुलेट किया जाए, मार्केट को कंट्रोल किया जाए, जैसे इंडिया में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी बना हुआ है,
मतलब गवर्नमेंट इंटरफियर कर रही है थ्रू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बना के गवर्नमेंट इंटरफियर कर रही है टू पुल आउट द इकोनॉमी फ्रॉम डिप्रेशन एंड प्रिवेंट abuses ऑफ द काइंड दैट लेड टू द 1929 क्रैश, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। तो ये वर्ल्ड वार की बात है। द जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर, जापान ने पर्ल हार्बर में यूएसए में अटैक कर दिया था अचानक दिसंबर 1941 में, क्योंकि जापान को था कि यहाँ से हमें खतरा है। तो वर्ल्ड के मैप को अगर हम फ्लैट खोल दें ग्लोब को, तो लेफ्ट साइड पे यूएसए है, पर्ल हार्बर है, राइट साइड पे जापान है। पर अगर उसको हम बंद कर दें, गोल देखें, पीछे से देखें, तो जापान एंड पर्ल हार्बर दोनों आमने सामने दिखती हैं। तो जब जापान ने अटैक कर दिया, इसके वीडियोस भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो, 2-3 मिनट के पर्ल हार्बर के वीडियोस हैं। अमेरिका की एंट्री हो गई वर्ल्ड वार सेकंड में एंड द नेशंस फैक्ट्रीज। तो उसमें क्या हुआ, अमेरिका को एक तरह से बेनिफिट क्या हुआ, नेशंस फैक्ट्रीज वेंट बैक इन फुल प्रोडक्शन मोड। तो फैक्ट्रीज चलनी शुरू हो गई। इन 1935 कांग्रेस पास्ड सोशल सिक्योरिटी एक्ट। कांग्रेस मीन्स गवर्नमेंट है जो यूएसए की, उन्होंने सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास किया, विच फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड अमेरिकन्स विद अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी एंड पेंशन फॉर ओल्ड एज। तो ये चीज़ें वहाँ पे फिर स्टार्ट हुई अमेरिका में। तो ये ग्रेट डिप्रेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, जो इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में आया 2017 में अक्टूबर में, लास्ट संडे का जो न्यूज़पेपर था। ये बुक है सोशल साइंस की, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 9। इसका 9th चैप्टर, इसका जो चैप्टर है एक दिस चैप्टर, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। जर्मनी में जो हिटलर थे, इस चैप्टर में जो अफेक्ट है अमेरिका के डिप्रेशन का जर्मनी के ऊपर, वो दिखाया है। ये देखो, ये मेरे पास जो बुक है इसमें पेज नंबर 54 है। ये द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। The years between 1924 and 1928 saw some stability। तो यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी थी। ये जर्मनी की बात कर रहे हैं हम, तो हम दिखा रहे हैं कि कैसे दूसरी कंट्री के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। Yet this was built on sand। built on sand का मतलब जल्दी ये स्टेबिलिटी खत्म हो गई। German investors and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from USA। तो जर्मन का जो इंडस्ट्रियल रिकवरी है, रिकवरी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो रिकवरी हुई, वो यूएसए से इनको लोन मिले, उसके बेस पे ये रिकवरी शुरू हुई थी। क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई, जर्मनी हार गया, तो यूएसए ने उसको फिर सिंथेटिकली लोन देने स्टार्ट कर दिए, उसकी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी जर्मनी की। बट दिस सपोर्ट was withdrawn when Wall Street Exchange crashed in 1929। वॉल स्ट्रीट वहाँ पे है जहाँ पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है यूएसए में। वो एक स्ट्रीट है जिसमें बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वर्ल्ड की, बड़ी से बड़ी। 2 मेजर हैं, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है NYSE, एक है नैस्डैक NASDAQ। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू कैपिटल की जो ट्रेडिंग है वो होती है। तो वहाँ पे क्रैश आ गया, जैसे हमने पहले देखा। fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares।
तो वही क्रैश के बारे में पहले बताया हुआ है। प्राइसेस कम होने की वजह से, उसके डर की वजह से लोगों ने शेयर सेल करने शुरू कर दिए। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड, जैसे हमने उधर देखा। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। Over the next 3 years, between 1929 to 1932, the national income of the USA fell by half. Factories shut down, exports fell, farmers were badly hit, and speculators withdrew their money from the market. तो सभी को लॉस हुआ। फैक्ट्रीज बंद हो गई, एक्सपोर्ट्स कम हो गए, फार्मर्स को लॉस हुआ। जो स्पेकुलेटर्स थे, स्पेकुलेटर होते हैं जो रिस्क लेते हैं, जो शेयर वगैरह खरीदते हैं, क्योंकि रिस्क है। जब आप किसी कंपनी के शेयर बाय करते हो, उस कंपनी के आप शेयर होल्डर बन जाते हो, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज प्रोग्रेस और कंपनीज लॉस। तो ये एक रिस्क है, इसलिए हम उनको स्पेकुलेटर्स कहते हैं। तो उन्होंने अपनी मनी मार्केट से वापस ले ली, सेलिंग शुरू कर दी शेयर्स की। द फैक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकॉनमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड इसका इफेक्ट पड़ा, जर्मनी में भी पड़ा। देखो कैसे पड़ा जर्मनी में। द जर्मन इकॉनमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। सबसे ज़्यादा इफेक्ट इनके ऊपर पड़ा। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ द 1929 लेवल। जर्मनी की बात कर रहे हैं हम। जो प्रोडक्शन था इंडस्ट्री का, ऑलमोस्ट 40% कम हो गया। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। तो वर्कर अनएम्प्लॉयड हो गए या अंडर एम्प्लॉयड हो गए। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। जर्मनी की ये बात है, 60 लाख लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, जिसको हम कहते हैं जनरल अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विद प्लेकार्ड्स अराउंड देयर नेक्स सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी में आप अक्सर उस टाइम देख सकते थे लोगों को गली में घूमते हुए, जिन्होंने गले में फट्टे डाले हुए हैं, जिस पे लिखा हुआ है कि हम कोई भी काम करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है। अनएम्प्लॉयड यूज प्लेड कार्ड्स और सिंपली सैट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स। फ्री रहते थे वो, और डेस्परेटली क्विट अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के आगे लाइन बनी रहती थी कि शायद कोई जॉब मिल जाए। एज जॉब्स डिसअपीयर्ड द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो ये उसका लॉस है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो ये एक पिक्चर है, यहाँ में आप देख सकते हो कि लोग फ्री थे, तो फ्री होने की वजह से लोग ऐसे ही वेट करते करते जॉब की लेट जाते थे। स्लीपिंग ऑन द लाइन, तो एक रस्सियाँ लगी होती थी, देखो उसके ऊपर लोग ऐसे ही सो जाते थे खड़े खड़े, क्योंकि लाइन में लगे हुए हैं जॉब लेने के लिए। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयड कुड नॉट होप टू फॉर आइदर वेज और शेल्टर। तो इनको कोई होप नहीं है कि हमें वेज मिलेगी या शेल्टर मिलेगा। ऑन विंटर नाइट्स व्हेन दे वांटेड अ शेल्टर ओवर देयर हेड दे हैड टू पे टू स्लीप लाइक दिस। तो ऐसे फिर उनको सोना पड़ता था। तो ये ग्रेट डिप्रेशन जो है, ये ग्रेट और जनरल अनएम्प्लॉयमेंट को बताता है, जनरल ओवर प्रोडक्शन को बताता है, जो कि 1929 में आया, 1932 तक ऑलमोस्ट पीक पे रहा। तो इस सारे की स्टडी करी केन्स ने। इस सारे की स्टडी जब केन्स ने की, डिप्रेशन के पीरियड की, तो उसने देखा कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो रूल्स हैं, जो सजेशंस हैं कि हम इसको कैसे रिमूव करें, वेज कम करके रिमूव करें या कैसे रिमूव करें, वो काम नहीं आया। तो उस सारे की स्टडी करके फिर केन्स ने जो निकाला, उसमें फिर केन्स ने अपने विचार दिए, और वहीं से फिर क्लासिकल इकोनॉमिक्स की केन्स ने उसमें प्रॉब्लम्स बताई क्या हैं, और वहीं से फिर केन्स इन इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई। तो ये जो डिप्रेशन है, सिचुएशन है, इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल पे आज तक दोबारा नहीं आई। बट उस टाइम जो आई, तो केन्स ने जो भी रेवोल्यूशन दी, उसने मैक्रो इकोनॉमिक्स की थिंकिंग को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। तभी उसको केन्सियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो कैसे कैसे किस
पॉइंट के बेस पे केन्स ने क्रिटिसाइज़ किया क्लासिकल थ्योरी को या अपने क्या सजेशन दिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारे नेक्स्ट चैप्टर का बेस है जो कि केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। फर्स्ट इज अनरियलिस्टिक प्रोपोजिशन। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ये नहीं हुआ क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से सप्लाई ने अपनी डिमांड आप पैदा नहीं की, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए लोगों ने आउटपुट नहीं पाए किया। अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय मनी वेज कट। तो जैसे पीगू ने कहा था कि हम वेज कम कर दें तो लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो केन्स ने कहा कि ये पार्शियल लेवल पर तो हो सकता है, बट जनरल लेवल पर जब हम लेबर की मनी वेज कट करेंगे तो लेबर की इनकम कम हो जाएगी। लेबर की इनकम कम होने का मतलब मैक्रो लेवल पर कंट्री के बहुत सारे लोगों की इनकम जब कम हो जाएगी तो उससे डिमांड और ज़्यादा कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हुई तो सप्लाई बच जाएगी, चीज़ बिकेगी नहीं, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। इसलिए मनी वेज कट करके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना मैक्रो लेवल पर ये पॉसिबल नहीं है। फिर केन्स ने बताया कि जो सेविंग है, जैसे क्लासिकल कहते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ये क्लासिकल का विचार था, बट सेविंग केन्स के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सेविंग डिपेंड नहीं करती, इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। आप वैसे भी सोचो कि अगर सपोज बैंक बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे तो भी जो पुअर पर्सन है वो सेविंग नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी इनकम कम है। और अगर बैंक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम दे तो भी जो रिचेस्ट पर्सन है वो सेविंग करेगा क्योंकि उसके पास इनकम ही बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो सेविंग है वो इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऐसे ही जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे क्लासिकल ने कहा कि इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कम करेंगे तो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा क्लासिकल के अकॉर्डिंग, बट केन्स के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये सिर्फ एक साइड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, दैट इज़ द कॉस्ट साइड, एंड दिस इज़ द बेनिफिट साइड, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। क्योंकि सपोज करो अब क्लासिकल ने क्या कहा कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दें, सपोज 2% कर दें, बहुत कम कर दिया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। बट केन्स ने देखा डिप्रेशन के टाइम कि इंटरेस्ट कम करने के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि लोगों को जो प्रॉफिट की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट इसको हम कहते हैं, वो 2% से भी कम है। फिर लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्योंकि आपने 100 रुपये का कर्जा लिया, आपको लगता है कि हम 101 रुपया कमा लेंगे, 1% है ये, बट वापस करने हैं आपने 102 रुपये, तो कैसे करोगे? इसलिए केन्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट के साथ साथ लोग एमईसी को देखना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट तभी होगा अगर एमईसी ग्रेटर देन आर होगा। इंटरेस्ट चाहे जितना मर्जी हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे 30% हो, अगर एमईसी 40% है तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे डिप्रेशन के टाइम देखा केन्स ने कि प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है नहीं, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तभी फिर गवर्नमेंट को इंटरफियर करने के लिए केन्स ने कहा, क्योंकि प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो, एमईसी कम हो। बट डिप्रेशन के टाइम इकॉनमी को ज़रूरत थी खर्चे की, तो वो खर्चा फिर करने के लिए केन्स ने गवर्नमेंट को कहा कि गवर्नमेंट इंटरफियर करे। तो केन्स ने ये देखा मनी इज़ नॉट अ वेल, तो लोगों ने पैसे बचाने शुरू किए। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन
के बेस पे केन्स ने कहा भी जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है, बट कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ती जितनी इनकम बढ़ती है। इसका मतलब सेविंग बढ़ती है। तो डिप्रेशन के टाइम जैसे हमने देखा कि लोगों ने ये पैसा बचा लिया, आइडियल सेविंग, ना इसको स्पेंड किया, ना ही शेयर मार्केट में लगाया, इन्वेस्ट किया। तो आइडियल सेविंग है ये कैश। तो जितनी कैश सेविंग लोगों ने की उतनी ही मार्केट में डिमांड कम हो गई। इसलिए जो मनी है, यहाँ पर एक और फंक्शन निकल के आया मनी का, दैट इज द स्टोर ऑफ वैल्यू, कि लोगों ने मनी के रूप में वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, जिसको लोग कभी भी स्पेंड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन के अलावा प्रिकॉशनरी के ऊपर भी स्पेंड, प्रिकॉशनरी बेस पे भी लोगों ने पैसा बचाया कि कभी भी अनसर्टन फ्यूचर है, इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कैश पैसा रखो। और फिर उन्होंने स्पेकुलेशन के लिए भी जो पैसा है वो बचाया। तो इसी बेस पे फिर शो हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम बन सकता है। तो क्लासिकल तो कहते थे कि इक्विलिब्रियम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही बनेगा, बट केन्स ने ये प्रूव किया कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड जो इक्विलिब्रियम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हो सकता है। इसको हम केन्सियन चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं हुई, जैसे डिप्रेशन के टाइम हमने देखा, गवर्नमेंट को इंटरफियर करने के लिए केन्स ने कहा। तो जब गवर्नमेंट इंटरफियर करेगी तो लेसेस फेयर पॉलिसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि केन्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट पीरियड में अगर हम देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी हमें बनानी पड़ेंगी इकॉनमी को लिफ्ट करने के लिए, डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। जैसे हमने देखा कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने फिर ये पॉलिसीज जो हैं वो बनाई। तो शॉर्ट पीरियड की प्रॉब्लम की बात क्लासिकल ने नहीं की, क्योंकि क्लासिकल ने देखा जैसे डिप्रेशन स्टार्ट हुआ तो क्लासिकल ने देखा कि वेट करो, अपने आप ही इकॉनमी डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी, क्योंकि क्लासिकल के अकॉर्डिंग ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। तो वो सोच रहे थे कि ये शॉर्ट टर्म ही है। तो केन्स ने कहा अगर ये शॉर्ट टर्म ही है तो हमें शॉर्ट टर्म का भी आंसर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो उसी वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक उसकी शॉर्ट टर्म नेचर की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी डेवलप हुई केन्जियन रेवोल्यूशन आने के बाद। और यहाँ पे ज़रूरत फील हुई कि हमें ये करना चाहिए, लॉन्ग टर्म तक हम वेट नहीं कर सकते। तो जो क्लासिकल थ्योरी है ये एक स्पेशल केस को डील करती है, दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग और कहीं इक्विलिब्रियम नहीं होता। इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम नहीं है, ये स्टैटिक है। इट इज़ नॉट एन एनालिसिस ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। इसी तरह हम बोलते हैं कि ये जनरल इक्विलिब्रियम की स्टडी नहीं है, क्योंकि जैसे ये डिप्रेशन के टाइम फेल हो गई इकॉनमी, क्लासिकल थ्योरी पार्शियल को जनरल के ऊपर अप्लाई करना ठीक नहीं है। एम्पिरिकल फैक्ट के ऊपर बेस नहीं। क्यों नहीं बेस? क्योंकि क्लासिकल वालों ने ये कहा कि माइक्रो लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की, तो उसको हम मनी वेज कम करके दूर कर सकते हैं। और अगर मैक्रो लेवल पर प्रॉब्लम आती है तो सेम तरीका हम लगा सकते हैं, बट कभी वो लगाकर देखा नहीं, क्योंकि कभी मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम आई नहीं, इसलिए उनके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं था। बट जैसे ही डिप्रेशन आया, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट आई, क्लासिकल अप्रोच लगाई, उसको सॉल्व किया, मनी वेज कट करने की कोशिश की, तो उल्टा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की जगह बढ़ गई। इट मीन्स क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई। दिस वॉज अबाउट द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड दीज आर द रेफरेंसेस। यहाँ से ये चैप्टर बनाया है। TR जैन एंड AS संधू की बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। राणा, KC राणा एंड KN वर्मा की बुक है मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। इसके अलावा मैंने आपको NCERT की 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक और इकोनॉमिक टाइम्स का अक्टूबर 2017 की एक कटिंग शेयर की है।
इसके साथ ही हमारे 3 पार्ट्स में क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई। अगर आप डिटेल में क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ना चाहते हो, देन मस्ट वॉच ऑल द 3 पार्ट्स। थैंक यू।